स्टार्ट कर। ये एक सवाल है, चैप्टर 5 का एक क्वेश्चन है, ठीक है। पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, देन आ जाते हैं। तो मैं इसकी नहीं जा रहा, मैं इसकी जो भी केस स्टडी है मैं उस पर नहीं जा रहा, ठीक है। मैं उसकी केस स्टडी पे नहीं जा रहा। क्वेश्चन है, एक पार्ट है, मैं उसके ऊपर जा रहा हूँ। वो पार्ट कौन सा है? वो ई पार्ट है। ई पार्ट में कह रहा है, डू यू थिंक दैट सेटिंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव for S and S Bloom will make sure that the business is successful? Justify your answer. Do you think that setting objectives for S and S Bloom will make sure that the business is successful? Justify your answer. तो मुझे जरा आप लोग बता सकते हैं कि इसको जरा कैसे अटेम्प्ट करेंगे? कोई हैंड रेस कर लें ताकि फिर मैं एक तरतीब से पूछ सकूं कि इस सवाल को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। मतलब पॉजिटिव पॉइंट क्या होगा, नेगेटिव पॉइंट क्या होगा, क्या होगा। एनीवन, आप चैट में भी बता सकते हैं। ठीक है ठीक है, मैं डी पार्ट पे भी आता हूँ बेटा। लेकिन मैं चाहूंगा, दिस इज देयर एनी वन, इज देयर एनी चीता स्टूडेंट या चीती स्टूडेंट जो मुझे ये बताए कि सर इसको हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या होगा, इसका नेगेटिव एस्पेक्ट क्या होगा। इस पे जरा गाइडेंस दे सकते हैं मुझे? एनीवन? जी बेटा, मैं तो बता दूंगा, लेकिन ये कि मैं चाहूंगा आपकी तरफ से भी थोड़ा सा इनपुट आया। जी बेटा, देखें, ट्राई करें, ट्राई करें। मैं रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ ताकि एटलीस्ट अगर आपका देख देखें इसके अंदर हम क्या करेंगे। एक मिनट प्लीज। इसके अंदर हम क्या करेंगे, देखें बेटा। अली ने लिखा है, एडवांटेज बताएंगे कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव विल इंश्योर दैट मैनेजर आर एफिशिएंट इन फुलफिलिंग देयर टास्क एंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है बेटा। देखिए, इसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट होगा ना, ई पार्ट का जो सवाल सामने है आपके, इसमें हम बिजनेस ऑब्जेक्टिव के एडवांटेजेस बताएंगे कि अगर कोई बिजनेस कोई ऑब्जेक्टिव सेट करता है तो उसका क्या एडवांटेज होगा एंड हाउ इट विल मेक द बिजनेस सक्सेसफुल। लाइक आपको पता है, अगर हम बिजनेस ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं तो पहला ऑब्जेक्टिव ये होगा कि हमें हमारी प्लानिंग अच्छी हो जाती है, हमें गाइडेंस मिल जाती है, हमें डायरेक्शन मिल जाती है, जो कि बिजनेस को सक्सेसफुल करने के लिए जरूरी है। सवाल है कि विल मेक श्योर द बिजनेस दैट द बिजनेस इज सक्सेसफुल, ये सवाल है। तो बिजनेस ऑब्जेक्टिव को बिजनेस की सक्सेस के साथ लिंक करना है, ठीक है। आपने लिखा कि भाई असेसमेंट कर सकते हैं, हम अपने आप को असेस कर सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। तो फॉर सपोज आपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव सेट किया कि हमें सेल बढ़ानी है, बिजनेस ऑब्जेक्टिव सेट किया कि हमें इतना प्रॉफिट कमाना है, तो बिजनेस कैन मेजर इट परफॉर्मेंस आफ्टर 1 ईयर कि वेदर वी आर अचीविंग अवर टारगेट एंड नॉट, जो कि सक्सेस हासिल करने के लिए जरूरी है, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, पहले पार्ट के अंदर हम लोग कोई भी एक पॉजिटिव पॉइंट उठाएंगे और इसे बिजनेस की सक्सेस के साथ क्या करेंगे, लिंक करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि सर नेगेटिव एस्पेक्ट में क्या बताएंगे। तो काफी सारे बच्चे क्या करते हैं, बिजनेस ऑब्जेक्टिव की लिमिटेशन बताते हैं। ऐसे नहीं है बेटा, आप जरा सवाल को पढ़ें, सवाल को पूरा पढ़ें और ब्रॉड पर्सपेक्टिव से सोचें। सवाल कह रहा है, डू यू थिंक दैट द सेटिंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव फॉर एस एंड एस ब्लूम विल मेक श्योर दैट द बिजनेस इज सक्सेसफुल? क्या बिजनेस ऑब्जेक्टिव सेट करने से बिजनेस सक्सेसफुल हो जाता है या नहीं? बिजनेस सक्सेसफुल हो जाता है या नहीं? सक्सेसफुल बिजनेस सक्सेसफुल, ये असल सवाल है। तो आपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव को बिजनेस की सक्सेस के साथ लिंक करना है। तो पहले आपने बताया यस, हो जाता है सक्सेसफुल, क्योंकि प्लानिंग अच्छी हो जाती है, गाइडेंस मिल जाती है, डायरेक्शन मिल जाती है, और क्या नाम है, बिजनेस अपनी परफॉर्मेंस को असेस कर सकता है, ठीक है। सर नेगेटिव एस्पेक्ट में क्या लिखेंगे? नेगेटिव एस्पेक्ट में लिखेंगे कि सक्सेस अचीव करने के लिए जस्ट सेटिंग ऑब्जेक्टिव होना जरूरी नहीं है। अगर फॉर सपोज कोई स्टूडेंट सोचता है कि मुझे ए स्टार लेना है, प्लानिंग कर लेता है कि मुझे 1 ईयर के अंदर ए स्टार लेना है, ट्यूशन नहीं लेता, बुक्स को नहीं उठाता, अपनी कोई टेस्ट वगैरह नहीं देता, ठीक है, स्कूल नहीं जाता, आप क्या समझते हैं कि जस्ट सेटिंग ऑब्जेक्टिव विल मेक श्योर कि वो बच्चा ए स्टार ले लेगा? क्या ख्याल है, क्या कहते हैं अब्दुल्ला? अब्दुल्ला, अली, मुश्तबा, अंजलि, अक्सा, क्या कहते हैं? एक बंदा खाली ये प्लान कर ले कि मुझे ए स्टार लेना है एंड कुछ भी नहीं करे, बुक को हाथ भी नहीं लगाए, तो आई डोंट थिंक कि वो नहीं ले पाएगा। हो सकता है वो एंड अप करे यू पे। तो सक्सेस हासिल करने के लिए खाली ऑब्जेक्टिव सेट करना जरूरी नहीं है।
ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपके पास फाइनेंस भी हो, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपके पास अच्छी लेबर फोर्स भी हो, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपके पास जो है क्या नाम है, अ, आपके पास फाइनेंस भी अवेलेबल हो, पैसे भी अवेलेबल हो, फिर मार्केट भी फ्रेंडली हो, मतलब सारी जो चीजें हैं, रिसेशन नहीं हो, हालात बेहतर हो, लॉस बेहतर हो, तब जाके बिजनेस क्या होता है, सक्सेसफुल होता है। तो हम नेगेटिव एस्पेक्ट में क्या बताएंगे, अदर फैक्टर्स बताएंगे कि खाली ऑब्जेक्टिव सेट करना जरूरी नहीं है, अदर फैक्टर्स भी हैं, उनकी भी इंपॉर्टेंस है। अगर वो निल है, वो जीरो है, या उनमें कोई प्रोसेस नहीं है, तो बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो सकता। अब्दुल्ला ने लिखा है, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपका स्टाफ अच्छा हो और आपकी मार्केट रेट से प्राइस थोड़ी लो हो, मतलब आपका बिजनेस थोड़ा कंपेटिटिव हो, सही है बेटा। अली मुश्तमा ने लिखा है, प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव। बिजनेस सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, बहुत सारी और चीजें हैं, तो उनको हाईलाइट करना है। ठीक है सर, अब कंक्लूजन कैसे देंगे, कंक्लूजन डिपेंडेंट दीजिएगा कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव जरूरी हैं, इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन बिजनेस ऑब्जेक्टिव स्मार्ट होने चाहिए। क्या होने चाहिए, स्मार्ट होने चाहिए, और बाकी जो फैक्टर्स हैं उन पे भी तवज्जो देनी चाहिए। अनस बेटा कम कीजिएगा आवाज। ठीक है, इस तरीके से आपने क्या करना है, इस सवाल को अटेम्प्ट करना है। अच्छा जी, अब अच्छा मैं एक बात कहूंगा बेटा, काइंडली ये मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना फीडबैक दिया करें। बेटा आवाज कम कीजिएगा, अनस बेटा आप अपना फीडबैक दिया करें, और कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही हो पूछा करें, ठीक है। और पार्ट लिया करें, जब मैं कोई सवाल करता हूँ, जब मैं कोई बात पूछता हूँ, तो मुझे उसका आंसर दिया करें। तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इंसान मोटिवेट कैसे होता है, हाउ अ पर्सन कैन बी मोटिवेटेड। ठीक है, अच्छा डी पार्ट तुम्हें समझना है। यार मैं भी इस पे आ गया हूँ, डी पार्ट में तुम्हें वॉइस नोट में समझा देता हूँ। ठीक है, मैं इस पे आ गया हूँ। मेरा जहाँ तक ख्याल है, डी पार्ट में ये पूछ रहा था कि ऑब्जेक्टिव चेंज क्यों होते हैं, शायद यही सवाल था ना अब्दुल्ला बेटा, ऐसे ही सवाल था, ऑब्जेक्टिव चेंज क्यों होते हैं, ऐसे ही कुछ सवाल था। चले मैं आपको वॉइस नोट में बता दूंगा अब्दुल्ला बेटा, मैं इसका आंसर वॉइस नोट में भेजता हूँ। ठीक है, अच्छा जी। सो गाइज हमारे पास अगला टॉपिक है कि हाउ अ वर्कर कैन बी मोटिवेटेड। अब देखें, देखें सुने, गौर से सुने। वर्कर को जब मोटिवेट करना होता है तो हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक को हम कहते हैं फाइनेंशियल रिवॉर्ड, एक को हम कहते हैं नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड। इस पे सवाल आते हैं बेटा। फाइनेंशियल रिवॉर्ड वो होते हैं वेयर यू आर गिविंग मनी टू द वर्कर, या यू आर सेविंग मनी ऑफ द वर्कर। या तो आप वर्कर को मॉनिटरी मॉनिटरी थिंग्स दे रहे हैं, या वर्कर को आप मनी दे रहे हैं, या वर्कर को आप कैश दे रहे हैं। फाइनेंशियल रिवॉर्ड क्या होते हैं, वेयर यू आर प्रोवाइडिंग मॉनिटरी रिवॉर्ड, मॉनिटरी मतलब पैसे दे रहे हैं, मॉनिटरी रिवॉर्ड दे रहे हैं, या फिर आप उसके पैसे सेव कर रहे हैं। इसको हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल रिवॉर्ड कहते हैं। लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ, फाइनेंशियल रिवॉर्ड में वेज आता है, सैलरी आता है, बोनस आता है, कमीशन आता है, प्रॉफिट शेयरिंग आता है। इन सब के अंदर आप देखेंगे हम वर्कर को क्या दे रहे होते हैं, पैसे दे रहे होते हैं, कैश दे रहे होते हैं, कैश दे रहे होते हैं। मतलब अगर हम वेज की बात करें, वेज कम होती है, सैलरी ज्यादा होती है, बोनस सैलरी के अलावा होती है, कमीशन उसमें दी जाती है, रिटेल टाइप की बिजनेस में दी जाती है, प्रॉफिट शेयरिंग फिर अगेन हम क्या करते हैं, सैलरी के अलावा और पैसे भी देते हैं। इन सब में आप वर्कर को पैसे दे रहे हैं, यानी यू आर प्रोवाइडिंग मॉनिटरी रिवॉर्ड, मनी। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा समटाइम ऐसा भी होता है कि हम वर्कर को पैसे तो नहीं दे रहे, हम वर्कर को पैसे तो नहीं दे रहे, लेकिन हम ये करते हैं कि उसके पैसे बचा रहे होते हैं, उसके पैसे बचा रहे होते हैं। लाइक उसको घर दे दिया, घर देंगे तो उसको रेंट भी पे करना पड़ेगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, उसको गाड़ी दे देंगे, गाड़ी दे देंगे तो उसका कन्वेंस का खर्चा नहीं आएगा, मतलब ट्रेवलिंग का खर्चा नहीं आएगा। आपने क्या कर दिया, उसके बच्चे को फ्री एजुकेशन दे दी, उसके बच्चे को आपने फ्री एजुकेशन दे दी थी, लाइक सिटी स्कूल, बेकन हाउस, ये टीचर्स के बच्चों को क्या करता है, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है। इससे क्या होगा, उसकी जो स्कूल फीस है बच्चे की वो बच जाएगी। तो ये जो फ्रिंज बेनिफिट्स होते हैं, जिसमें पैसे तो नहीं देते लेकिन हम पैसे बचाते हैं उसके, तो ये भी किस में आएगा, ये भी फाइनेंशियल रिवॉर्ड में आएगा। तो मुझे बताएं, क्या ये चीज समझ में आ गई कि फाइनेंशियल रिवॉर्ड क्या होते हैं, जिसमें हम मॉनेटरी रिवॉर्ड दे रहे होते हैं, जिसमें हम पैसे लोगों को दे रहे होते हैं। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को, क्योंकि एक बच्चे ने कहा सर आपकी आवाज नहीं आ रही, जल्दी बी क्विक गाइस, ताकि हम आगे चलें। यस सर, अच्छा जी आगे चलते हैं। अब आगे सबसे पहले आते हैं वेजेस पे, सबसे पहले आते हैं वेजेस पे। एक होती है वेजेस, एक होती है सैलरी, इसका पहले फर्क समझते हैं।
वेजेस जो होती हैं, वेजेस वो अमूमन कैश में दी जाती हैं, मतलब फिजिकल कैश में दी जाती है, फिजिकल कैश में। सैलरी जो होती है वो ज्यादातर बैंक के थ्रू आती है। वेजेस भी आ सकती हैं बैंक के थ्रू, ऐसा नहीं है, लेकिन वेजेस कैश में पे की जाती हैं। दूसरी बात, वेजेस जो होती हैं वो या तो वीकली होती हैं, या फिर डेली बेसिस के हिसाब से होती हैं, या फिर मतलब कोई और टर्म के लें, ठीक है, घंटे के हिसाब से भी हो सकती है। सैलरी ऐसे नहीं होती, सैलरी कभी डेली बेसिस पे नहीं होती। सैलरी ईयर की होती है, फॉरेन कंट्री में तो पूरे ईयर की होती है, एंड देन उसको डिवाइड किया जाता है 12 मंथ्स में, एंड फिर वो मंथली पे होती है। तो सैलरी यूजुअली यूजुअली मंथली पे होती है। वेजेस ऐसा नहीं होता, वेजेस मंथली, वेजेस जो है वीकली भी हो सकती हैं, वेजेस डेली बेसिस की भी हो सकती हैं। सर कोई छोटी सी एग्जांपल दे वेजेस की, तो इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। ये जो रेस्टोरेंट में वेटर काम कर रहे होते हैं ना, रेस्टोरेंट में वेटर काम कर रहे होते हैं, जितने वेटर काम कर रहे होते हैं, इनको डेली वेज पे रखा जाता है। इनको पर डे पेमेंट होती है, कि एक दिन की पेमेंट 500 हो गई, 2 दिन काम किया तो 1000 रुपये हो गए, 3 दिन काम किया तो 1500 रुपये हो गए, तो इनको पर डे पेमेंट होती है। ठीक है। अच्छा जी, तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, जो वेजेस होती हैं, वेजेस वो ऐसे वर्कर को दी जाती हैं जो लोअर लेवल स्टाफ होता है, जो लोअर लेवल का काम कर रहा होता है, उसको दी जाती हैं। जबकि सैलरीज मैनेजमेंट को दी जाती हैं, जो व्हाइट कॉलर जॉब होती हैं, जो प्रोफेशनल जॉब होती है। लाइक फॉर सपोज आपके पास अकाउंटेंट है, उसको हम सैलरी देंगे। आपके पास मैनेजर है, उसको हम सैलरी देंगे। आपके पास डायरेक्टर्स हैं, ये प्रोफेशनल लेवल की जॉब है, इनको क्या दिया जाता है, सैलरी दी जाती है। ठीक है। अब आते हैं वेजेस के ऊपर। वेजेस दो तरीके से पे होती हैं, एक को हम कहते हैं टाइम रेट, एक को हम कहते हैं पीस रेट। ये समझना जरूरी है, इसके बारे में पेपर में सवाल आते हैं। टाइम रेट में क्या होता है, हम वेजेस पर पर आवर पे करते हैं। वेजेस हम क्या करते हैं, पर आवर पे करते हैं। मतलब फॉर सपोज अगर हमने, लाइक फॉरेन कंट्री के भी जाएंगे ना, आप कनाडा जाएंगे, यूएसए जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, तो बच्चे पढ़ने जाते हैं। तो समटाइम ऐसा होता है कि घर से पैसे नहीं आ रहे होते, या फाइनेंस लिमिटेड होता है, तो बच्चे पार्ट टाइम जॉब करते हैं। तो फॉरेन कंट्री में, यूएसए में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, जब भी आप काम करेंगे ना, कहीं भी जाके, किसी गैस स्टेशन के ऊपर जाके, या किसी रेस्टोरेंट में जाके अगर जॉब करते हैं, कोई भी छोटी मोटी जॉब बर्तन धोने के अलावा, क्योंकि समटाइम बच्चे बर्तन भी धो रहे होते हैं, समटाइम गैस स्टेशन में फ्यूलिंग का काम भी कर रहे होते हैं। सो वहां पे जो पेमेंट की जाती है वो पर आवर की जाती है, पर आवर की जाती है, मतलब पर आवर $15, 2 घंटे काम किया $30, 3 घंटे काम किया $45, पर आवर पे की जाती है। तो टाइम रेट का मतलब क्या है, हम एक पीरियड ऑफ टाइम के हिसाब से, एक पीरियड ऑफ टाइम के हिसाब से हम क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। यूजुअली वो आवर होती है, कभी कभार डे के हिसाब से होती है। लाइक पाकिस्तान में डेज का चक्कर ज्यादा है। लाइक आपकी ड्यूटी 8 घंटे की होगी, टोटल 8 घंटे की होगी, और एक डे मोर होगा, वो एक डे मोर होगा, एक डे काउंट होगा वो। तो फॉर सपोज अगर आज आपने एक 8 घंटे काम किया, आपका 1 डे, आपने अगले दिन 8 घंटे और काम किया, आपकी 2 डेज हो गए। तो पाकिस्तान में जो पेमेंट होती है वो ज्यादातर होती है, आपके अल्लाह भला करे, पर डे के हिसाब से होती है। फॉरेन कंट्री में पर आवर के हिसाब से होती है, उसको हम कहते हैं टाइम रेट। ठीक है, ये समझ में आया टाइम रेट क्या है? ये वाली चीज क्लियर हुई? आप थम्स अप कर सकते हैं, आप यस कर सकते हैं मैसेज के अंदर, तो मुझे पता चले कि चीजें समझ में आ रही है। ठीक है। अच्छा जी, अब हमें समझना क्या है, हमें जो मेन चीज समझनी है, पहले तो डिफरेंस समझना है टाइम रेट का, पीस रेट का। टाइम रेट पीरियड ऑफ टाइम होती है पेमेंट। पीस रेट में पीरियड ऑफ टाइम नहीं होती, पीस रेट में नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस होती है। पीस रेट में क्या होता है, हम 1 घंटे के हिसाब से पेमेंट नहीं करते। पीस रेट में क्या होता है, आपने कितने यूनिट्स बनाए, आपने कितनी प्रोडक्शन की, उसके हिसाब से पेमेंट होती है। ये बात याद कीजिएगा। लाइक क्या मतलब, अगर आप किसी टेलर शॉप पे काम कर रहे हैं, तो आपको पर सूट पेमेंट होगी, टाइम नहीं होगी। आपने एक सूट बनाया, ₹100, 2 सूट बनाए, ₹200। आप किसी फर्नीचर वाले के पास काम कर रहे हैं, फर्नीचर वाले के पास काम कर रहे हैं, तो कितनी चेयर्स आपने बनाई, आपने एक चेयर बनाई, ₹100, 2 चेयर बनाए, ₹200। तो पीस रेट में अकॉर्डिंग टू यूनिट प्रोड्यूस होती है, एंड यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम होती है। ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं इसके फायदे के ऊपर। हमारे पास जो टाइम रेट होता है वो इजी होता है, इजी टू कैलकुलेट होता है। इजी टू कैलकुलेट का मतलब क्या है, आपको बस ये देखना होता है वर्कर ने कितने घंटे काम किया, एंड पेमेंट करनी होती है। बस एक मशीन लगानी होती है, वो जब आएगा वो साइन इन करेगा, जब वो जाएगा वो साइन ऑफ करेगा, आपके पास महीने के आखिर में टाइम आ जाएगा, वीक के आखिर में टाइम आ जाएगा, कितने घंटे काम किया, आप पेमेंट कर दें। ईजी है। ठीक है। जबकि पीस रेट के अंदर बाल सफा क्या होता है, सुपरवाइजर रखना पड़ता है, वो बकायदा सारे आइटम काउंट करता है, जो डैमेज आइटम है उनको साइड, जो सही वाले आइटम है उनको वो काउंट करता है। तो थोड़ी उसमें स्ट्रगल ज्यादा होती है, टाइम रेट में
नहीं होता। टाइम रेट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट। ठीक है, अब आते हैं सर टाइम रेट की लिमिटेशंस क्या है। टाइम रेट की लिमिटेशंस क्या है? टाइम रेट की जो सबसे बड़ी लिमिटेशन है वो ये वाली है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपके सामने येलो कलर से। गुड एंड बैड वर्कर्स गेट पेड द सेम अमाउंट ऑफ मनी। क्या मतलब है? मैं आपको पर आवर पेमेंट करूंगा, ठीक है, पर आवर पेमेंट करूंगा एंड डेट इज $15। तो अब्दुल्ला ने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया। अब्दुल्ला ने पूरा 1 घंटा जो है प्रॉपर तरीके से कंज्यूम किया, कस्टमर्स को सर्व किया, अच्छे तरीके से प्रोडक्शन की। एक और बंदा है, उसने 1 घंटा ऐसे ही गुजारा, मतलब प्रॉपर तरीके से कस्टमर को सर्व भी नहीं किया और वो सोने चला गया, या उसने सही तरीके से प्रोडक्शन नहीं की। तो हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया कि मतलब हम कस्टमर को देखेंगे या प्रोडक्शन को देखेंगे, हम तो टाइम को देखेंगे। तो उसका नुकसान क्या होता है? वो वर्कर्स जो अच्छा काम कर रहे हैं और वो वर्कर्स जो अच्छा नहीं काम कर रहे हैं, दोनों को सेम पेमेंट होती है अगर उन्होंने सेम टाइम लगाया हो। तो इससे क्या होगा सर? जो अच्छे वर्कर हैं वो डिस्करेज होंगे, जो अच्छे वर्कर हैं वो डिस्करेज होंगे। अच्छा, काफी बच्चे कह रहे हैं सर आपकी आवाज लैग, ऐसा है या नहीं है? मुझे कंफर्म कर दें, क्या मेरी आवाज लैग कर रही है या बीच में लैग कर रही थी? यार देखें, सही है, बीच में कहीं लैग हो रही थी बीच में कभी? ओके, चला बेटा माइक अपना बंद कर लें। अच्छा जी, ओके। बेटा मैं कहूँगा देखें, क्या नाम है पीर, आप ऐसा कर लें, आप अपना नेट चेक कर लें, जगह रिप्लेस कर लें, क्योंकि बाकी लोगों को आवाज़ सही आ रही है, बाकी लोगों को आवाज़ सही आ रही है। ठीक है, तो आप नेट ज़रा चेक कर लें, मे भी वो प्रॉब्लम हो। सही है, बाकी ये रिकॉर्डेड है, ये सारा सेशन रिकॉर्डेड है, मैं लेक्चर आपको दे दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं, आगे चलते हैं सर। और हमारे पास क्या डिसएडवांटेज हो सकता है? डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि हमारे पास क्या नाम है टाइम रेट बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं, कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जहां टाइम रेट नहीं लग सकता, जहां टाइम रेट ज्यादा बेहतर नहीं होता। लाइक फॉर सपोज अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो उसमें एक इशू ये आता है कि फॉर सपोज मशीन मशीन खराब हो गई, मशीन क्या हो गई? खराब हो गई। तो मशीन खराब होने से क्या होता है? वर्कर कुछ भी नहीं करता लेकिन फिर भी आप पैसे दे रहे होते हैं, क्योंकि उसने टाइम तो स्पेंड किया है। अब मशीन खराब हो गई, मशीन ब्रेक डाउन हो गई, मशीन के अंदर कोई फॉल्ट आ गया, अब वर्कर ने कुछ भी नहीं किया लेकिन फिर भी आप उसको पे दे रहे होंगे। तो जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसके लिए पीस रेट बहुत अच्छा है। सर्विस बिजनेस के लिए कुछ लोग बोलते हैं कि इट्स बेटर कि वहां हम टाइम रेट लगाएं। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे इसके अंदर और भी बातें हैं, वो आप पढ़ लेंगे, आपको इश्यू नहीं आएगा। टाइम का मसला हो रहा है इसलिए मैं आगे जा रहा हूँ। अब आते हैं हम लोग पीस रेट की तरफ आते हैं। पीस रेट का मैंने आपको बताया ये भी वेजेस में आता है। पीस रेट में अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन हम पेमेंट करते हैं। हाउ मच आउटपुट इज प्रोड्यूस, अकॉर्डिंग टू दैट हम क्या करते हैं? पेमेंट करते हैं। पीस बहुत अच्छा है। पीस रेट का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? आपने टेलर की थ्योरी पढ़ी थी, टेलर ने क्या बोला था? वर्कर ओनली वर्क फॉर मनी, वर्कर ओनली वर्क फॉर मनी। मनी से क्या होता है? वो मोटिवेट होता है। तो पीस रेट का क्या फायदा है? पीस रेट का सबसे बड़ा फायदा ये, जो अच्छे वर्कर्स हैं, जो कॉम्पिटिटिव वर्कर्स हैं, जो प्रोडक्टिव वर्कर्स हैं, वो ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, उनको पे ज्यादा मिलेगी। तो जो बैड वर्कर हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे, जो मेहनत नहीं करते वो क्या हो जाएंगे? एलिमिनेट हो जाएंगे। तला बेटा माइक बंद कर लें। ठीक है, अच्छा जी मैं दोबारा गाइड कर लूं। पीस रेट का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? जो प्रोडक्टिव वर्कर हैं, जो गुड वर्कर हैं, वो हार्ड वर्क करेंगे, एंड हार्ड वर्क करने की वजह से क्या होगा? उनको पेमेंट अच्छी मिलेगी। जो बैड वर्कर हैं, जो मेहनत नहीं करते, वो खुद बहुत एलिमिनेट हो जाएंगे। ये टाइम रेट पे नहीं होता था। लेकिन पीस रेट का सबसे बड़ा मसला क्या है? वर्कर ज्यादा प्रोडक्शन करता है, एंड ज्यादा प्रोडक्शन करने की वजह से, ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करने की वजह से क्वालिटी इश्यूज आ जाता है। क्या इशू आ जाता है सर? क्वालिटी इश्यूज आ जाते हैं। ये देखें मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, पुअर क्वालिटी। तो क्वालिटी इशू से क्या होता है? कस्टमर की कंप्लेंट्स बढ़ जाती हैं, बिजनेस की रेपुटेशन खराब हो जाती है। ये सबसे बड़ा एक क्या है आपका डिसएडवांटेज है, किसका? इसका, पीस रेट का। जैसे वहां डिसएडवांटेज मैंने क्या बताया? गुड एंड बैड वर्कर को सेम पे होती है। तो यहाँ डिसएडवांटेज क्या है? ज्यादा प्रोडक्शन करने की वजह से वर्कर क्वांटिटी को देखता है, क्वालिटी को नहीं देखता, जिससे क्या होता है आपके लिए क्या नाम है? कस्टमर कंप्लेन ज्यादा करता है कि क्वालिटी खराब है, फला खराब है, एंड देन आपके बिजनेस की रेपुटेशन इससे खराब होती है।
उसके अलावा इसमें दूसरा मसला क्या हो सकता है, जो एक बड़ा मसला है, अगर मशीनरी ब्रेक डाउन हो जाती है, ठीक है, द एम्प्लॉय विल अर्न लेस मनी। इसका क्या मतलब है? मशीन ब्रेक डाउन हो गई, फॉल्ट किसका है? वर्कर का या बिजनेस का है? फॉल्ट किसका है, मेरा सवाल है। मशीन खराब हो गई, फॉल्ट किसका है, जल्दी बताएं। सर फॉल्ट बिजनेस का है, मशीन खराब हो गई, फॉल्ट बिजनेस का है, वर्कर का तो कसूर नहीं है। अब वर्कर को आप पैसे नहीं देंगे तो वर्कर नाराज होगा, क्योंकि प्रोडक्शन तो हो नहीं रही। तो एक मसला आता है, वो ये आता है कि अगर आपको लगता है कि बिजली ज्यादा जा रही है, आपको लगता है कि मशीन ब्रेक डाउन हो सकती है, बाज़ दफा क्या होता है, रॉ मटेरियल सही नहीं होता, आप चेयर बना रहे हैं, लकड़ी सही नहीं है, वो चेयर बनाता है लकड़ी खराब हो जाती है, वो चेयर बनाता है लकड़ी टूट जाती है। तो बताने का मेरा मतलब ये है, एक बच्चे ने लिखा है नो वन। देखिए बेटा, मैं जरा बता दूं, मैं कह रहा हूँ मशीन खराब हो गई, या रॉ मटेरियल सही नहीं था, या कोई भी ऐसा फॉल्ट था, वर्कर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल उस फॉल्ट के लिए, बिजनेस इज रिस्पॉन्सिबल। तो वर्कर को तो पे ही नहीं होगी। तो इसमें फिर हम क्या करते हैं, उसको गारंटीड मिनिमम पे देते हैं। गारंटीड मिनिमम पे ही होती है, जरा मैं समझाता हूँ आपको। हमने वर्कर से कहा, हम आपको 500 रुपए तो वैसे ही देंगे, हम आपको 500 रुपए लाजमी देंगे, कुछ भी हो जाए, क्या भी हो जाए, 500 रुपए से कम नहीं देंगे। और 1 यूनिट के आपको देंगे 100 रुपए। कितने देंगे? 1 यूनिट के 100 रुपए देंगे। वर्कर ने 6 यूनिट बनाए, 1 यूनिट के 100 रुपए, तो 6 यूनिट के कितने हो गए? 600 रुपए, नो इशू। 1 यूनिट के हम 100 रुपए देंगे। वर्कर ने 4 यूनिट बनाए, वर्कर ने 4 यूनिट बनाए, ठीक है, कितने पे देंगे उसको? 400 देंगे। तो यहां मसला ये आता है कि हमने प्रॉमिस किया था, हमने प्रॉमिस किया था कि वी विल पे 500, मिनिमम 500 इन एनी केस। तो अगर वर्कर ने कम यूनिट बनाए, 4 यूनिट बनाए, तो फिर हम 400 नहीं देंगे, फिर हम 500 देंगे। मिनिमम पे हम लाजमी देंगे उसको। सो अगर मशीनरी ब्रेक डाउन हो जाती है, या कोई भी ऐसा फॉल्ट होता है जिसमें बिजनेस रिस्पॉन्सिबल है, तो इसमें वर्कर जाहिर है कम कमा पाएगा, तो अल्टीमेटली बिजनेस उसको फिर मिनिमम पे देता है। तो मिनिमम पे से गुजारा हो जाता है, लेकिन मोटिवेशन नहीं होती, मोटिवेशन नहीं होती। तो यहां तक कोई इशू? जल्दी बताएं। अच्छा जी, अब आते हैं, इस पे सवाल सैलरी पे नहीं आता, लेकिन सैलरी का आइडिया होना चाहिए। यार ये बच्चे बार बार चाहते हैं, फिर आते हैं, एक बार इन हो जाए जिंदगी अच्छी हो जाएगी। चलें, सैलरी, सैलरी सुन लें। सैलरी व्हाइट कॉलर जॉब के लिए होती है, सैलरी प्रोफेशनल को पे की जाती है। सैलरी ईयरली होती है, लेकिन फिर मंथली पे करते हैं कन्वीनियंस की वजह से। सैलरी जो होते हैं वो मैनेजमेंट स्टाफ को दी जाती है, ज्यादातर ऑफिस स्टाफ को दी जाती है, प्रोडक्टिव स्टाफ को नहीं दी जाती। जो मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व होता है डायरेक्ट, उसको नहीं की जाती। अच्छा जी, सैलरी जो है वो डायरेक्ट बैंक में आती है, कैश में नहीं होती। ज्यादातर मोस्टली वो बैंक के थ्रू आती है, कैश का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। एक मिनट बेटा, मैं, अच्छा जी देखें, सैलरी का एडवांटेज क्या है? सैलरी का ताल्लुक स्टेटस के साथ होता है, सैलरी का ताल्लुक स्टेटस के साथ होता है। लाइक क्या मतलब? अगर आप किसी कंपनी के सीईओ बनेंगे, तो आपकी सैलरी ज्यादा होगी। अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर बनेंगे, आपकी सैलरी सीईओ से कम होगी। तो समटाइम्स सैलरी वर्क एज अ स्टेटस सिंबल, स्टेटस सिंबल। तो सैलरी का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? ये ज्यादातर ऐसे स्टाफ को दी जाती है जो आप, जिसका ताल्लुक मैनेजमेंट से हो, जिसका ताल्लुक सर्विस देने से हो, जो डायरेक्ट प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो। सर ये जरा समझाएं। देखिए मैं चेयर बनाता हूँ, चेयर बनाता हूँ, तो कारपेंटर चेयर बनाता है, मैनेजर नहीं बनाता। मैनेजर देख रहा होता है, सुपरवाइजर देख रहा होता है। तो सुपरवाइजर हो गया, मैनेजर हो गया, डायरेक्टर हो गया, इनको सैलरीज मिलती हैं। एक और एग्जांपल, मैं कार बनाता हूँ, तो जो बंदे कार बनाते हैं, कार पे स्प्रे करते हैं, कार को पेंट करते हैं, कार में टायर लगाते हैं, ये सारे प्रोडक्शन वर्कर हैं। और जो सुपरवाइजर है वो इन वर्कर को देख रहा होता है, मैनेजर सारे काम को मॉनिटर कर रहा होता है, डायरेक्टर पूरे डिपार्टमेंट को देख रहा होता है, उनको हम सैलरी देते हैं, वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं प्रोडक्शन में। तो सैलरी का ताल्लुक किससे होता है? आपके स्टेटस सिंबल से होता है, आपके स्टेटस से होता है। बहुत सारे लोग ये नहीं कहते हैं, औरत से उसकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए, और मर्द से उसकी सैलरी नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि सैलरी अच्छी होगी तो वो बताते हुए खुशी महसूस करेगा, सैलरी कम होगी तो वो उसे लगेगा कि मेरी जॉब का लेवल कम है, तो वो बताते हुए शर्माएगा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा फायदा है सैलरी का। लेकिन सैलरी की लिमिटेशन क्या है? सैलरी फिक्स होती है, सैलरी फिक्स होती है, मतलब आपकी पर मंथ सैलरी 50,000 है, तो इट विल रिमेन 50,000। आप काम ज्यादा करें, आप काम कम करें, तो सम टाइम ऐसा होता है कि वर्कर ईयर एंड होता है, काम ज्यादा करता है, सम टाइम हमें टारगेट मीट करना होता है, वर्कर काम ज्यादा करता है, तो सैलरी उतनी ही मिलेगी जितनी फिक्स है। मीन्स देर इज नो मोटिवेशन फॉर एक्स्ट्रा एफर्ट, देर इज नो मोटिवेशन फॉर एक्स्ट्रा एफर्ट। ठीक है, तो ये
ये इसका आप कह सकते हैं, ये इसका मेन एडवांटेज है, मेन डिसएडवांटेज है कि एक्स्ट्रा एफर्ट पे कुछ नहीं मिलेगा। अब आपका नसीब है, अगर पूरे साल कोई भी काम नहीं था तो आप खुश होंगे, काम अगर ज्यादा करना पड़ा तो फिर आप डिमोटिवेट होंगे, फिर आपको नेक्स्ट ईयर बोलना पड़ेगा कि मेरी सैलरी बढ़ाएं, मेरी सैलरी में इंक्रीमेंट करें। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं। आपने इतना डिटेल नहीं जाना, आगे हमारे पास बोनस है। बोनस क्या है? बोनस की डेफिनेशन देखें। अ बोनस इज अ लम सम पेड टू वर्कर व्हेन दे हैव वर्क वेल। बोनस एडिशनल पेमेंट होती है। बोनस क्या होती है? एडिशनल पेमेंट होती है। इसको जरा समझ लें। फॉर सपोज मैं जॉब कर रहा हूँ, तो फॉर सपोज कंपनी का टारगेट मीट हो गया। क्या मतलब, मैं जरा समझाता हूँ। जमीन डॉट कॉम है। जमीन डॉट कॉम ने सारे वर्कर को कहा था, जितने भी वर्कर्स थे, कि आपने इस महीने में, नवंबर के महीने में 10 करोड़ की सेल करनी है। कितनी? 10 करोड़ की सेल करनी है। अब सारे वर्कर्स एफर्ट करेंगे, टीम वर्क करेंगे। अगर 10 करोड़ की सेल हो गई तो फिर कंपनी क्या करती है? 10%, 20%, यानी एक एक्स्ट्रा अमाउंट सारे वर्कर को दे देती है। सो अगर कंपनी ने अपना टारगेट मीट कर लिया, ठीक है ना, कंपनी को प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, या कंपनी को बहुत ज्यादा बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिल गए, तो उस खुशी में वर्कर को क्या करती है? बोनस पे करती है। एक कंपनी, उसका नाम है एनआरएल, नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड। ये ऑयल एक्सट्रैक्ट करती है एंड देन सेल करती है, पीएसओ को, डिफरेंट को। तो ये एनआरएल क्या करती है? जब इसको अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, जब बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, जब बूम बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं ये लोग, तो ये क्या करते हैं? एक एक वर्कर को 1 महीने की सैलरी एडवांस में दे देते हैं। मतलब समझ लें, अगर एक वर्कर 40,000 पर मंथ लेता है तो 40,000 एक्स्ट्रा दे देते हैं उसको, अगर बिजनेस प्रॉफिटेबल हो। तो ये भी एक तरीका होता है वर्कर को मोटिवेट करने का। ठीक है, अच्छा जी। अब इसमें क्या होता है? If only one or a small number of workers are paid a bonus, then bad feeling can be caused as other workers resent this and question why they did not receive one. इसका मतलब क्या है? बोनस अगर सबको पे हो तो बहुत अच्छी बात है, और इक्वली पे हो। इक्वली से क्या मुराद है? जिसकी तनख्वाह कम है उसको आपने कम दिया, जिसकी तनख्वाह ज्यादा है उसको आपने ज्यादा दिया, तो ठीक है। लेकिन समटाइम बिजनेस क्या करता है? बिजनेस कुछ वर्कर्स को बोनस दे रहा होता है। बिजनेस को लगता है इन वर्कर्स ने अच्छा काम किया। एक स्कूल है, एक टीचर का रिजल्ट बहुत अच्छा आया, उसने अच्छा काम किया, आपने उसको बोनस पे कर दिया, आपने उसको एक्स्ट्रा पेमेंट दे दी, बाकी वर्कर्स को नहीं दी, तो एक सेंस ऑफ रिजेंटमेंट होता है। मतलब एक एहसास कमतरी समझते हैं, एक बैड फीलिंग, कि मुझे कुछ भी नहीं दिया जा रहा। हालांकि मैंने भी एफर्ट्स की थी, मैंने भी हार्ड वर्क किया था, रिजल्ट नहीं आया तो उसमें मेरा प्रॉब्लम थोड़ी है, पर मैंने हार्ड वर्क किया था, मुझे पे ऑफ तो करना चाहिए था। तो ये एक बड़ा इशू आता है आपका बोनस के साथ। पर बोनस एक बेस्ट थिंग होता है। तो अगर आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल है, आपका बिजनेस बहुत अच्छा जा रहा है, तो बोनस भी एक अच्छा टूल है वर्कर को मोटिवेट करने का। यहाँ तक कोई सवाल? जल्दी बताएं, ताकि मुझे कमीशन एंड प्रॉफिट शेयरिंग जल्दी से पूरा करना है। अच्छा बेटा, एक छोटी सी बात आगे जाने से पहले, आप लोग एक काम करना, अगर मेरी क्लास अभी एंड भी हो जाती है ना, तो मैं एक क्विज ले रहा हूँ आप लोगों का, क्विज। इसके बाद क्लास एंड होने के बाद एक क्विज दूंगा आपका। उस क्विज के लिए जो है, मुझे आपको, एक तो वो डिवाइस रखें जिसपे आप मेरी क्लास ले रहे हैं, एक तो वो डिवाइस रखें जिसपे आप मेरी क्लास ले रहे हैं। फॉर सपोज मोबाइल में ले रहे हैं, लैपटॉप में ले रहे हैं, एक तो वो डिवाइस होगी। एक और डिवाइस आपको चाहिए होगी, क्योंकि जिस डिवाइस पे आप मेरी क्लास ले रहे हैं, यहाँ पर आपको क्वेश्चन नजर आएगा। क्या नजर आएगा? क्वेश्चन नजर आएगा, एमसीक्यूज होंगे, जो आपने सेक्शन सेक्शन 1 पढ़ा है ना, चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, पांच चैप्टर पढ़े हैं। तो इन 5 चैप्टर का क्विज मैं आपसे ले रहा हूँ। तो क्वेश्चन आएगा स्क्रीन पे, जो आप जिस मोबाइल पे क्लास ले रहे हैं उसी पे क्वेश्चन आपके पास आएगा। ठीक है, लेकिन उसका आंसर आपको दूसरी डिवाइस से देना होगा। तो आप एक काम कर लीजिएगा, मेरी क्लास एंड हो जाए, अभी एंड हो जाएगी कुछ ही देर में, 5 मिनट में, तो मैं आपको 5 मिनट दूंगा। आप घर में कोई मोबाइल या कोई भी लैपटॉप जिस पे नेट अवेलेबल हो वो ले लीजिएगा। ठीक है, तो वो तरीका मैं आपको समझा दूंगा कैसे करना है। तो आंसर आपने दूसरी डिवाइस से देना होगा, ठीक है। लेकिन मजा बहुत आएगा आपको, इंशाल्लाह बहुत मजा आएगा। वो बहुत प्यारी गेम है। हर 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 सवाल के बाद स्कोर आ रहा होता है, और जो टॉप 3 होते हैं उनको आखिर में एक बड़ा स्पेशल तरीके से उनको रिवॉर्ड किया जाता है। ठीक है, अच्छा जी, अभी चलते हैं कमीशन के ऊपर। कमीशन क्या है बेटा? कभी कभार ऐसा होता है कि आपके बिजनेस की नेचर ऐसी होती है कि आपको सेल बढ़ानी होती है। और समझना, कमीशन हर जगह नहीं आता। बोनस तो आ सकता है, जहां आप सैलरी देते हैं बोनस का कॉन्सेप्ट ला सकते हैं। कमीशन बिल्कुल अलग है। अगर आपका सर्विस बिजनेस है, क्या बिजनेस है? सर्विस बिजनेस है। फॉर सपोज इंश्योरेंस कंपनी है, फॉर सपोज रियल एस्टेट है, जमीन डॉट कॉम है, आप नाम सुना होगा जमीन डॉट कॉम का। तो जमीन डॉट कॉम का बिजनेस है आपका, या फिर आपका कौन सा बिजनेस है? इंश्योरेंस का बिजनेस है। तो इन लोगों को पॉलिसी सेल करनी होती है।
आप मेडिकल रेप को क्या करना होता है, दवाइयां सेल करनी होती है। तो यहाँ बिजनेस चाहता है हमारी सेल ज्यादा से ज्यादा हो, हमारी इंश्योरेंस वाले बोलते हैं हमारी पॉलिसीज ज्यादा से ज्यादा सेल हो। तो इसके लिए क्या करें, इसके लिए बेस्ट तरीका होता है कमीशन। कमीशन क्या होता है, जितने ज्यादा कस्टमर तुम लाओगे उतनी ज्यादा हम तुम्हें पेमेंट देंगे। इसका ताल्लुक प्रोडक्शन से नहीं होता, इसका ताल्लुक सेल से होता है। डायरेक्ट हम सैलरीज को कनेक्ट कर देते हैं, किसके साथ, सेल के साथ कर देते हैं। सो मेडिकल रेप वाले क्या करते हैं, बहुत एफर्ट्स करते हैं दवाइयां ज्यादा सेल हो, डॉक्टर को मेहनत ही करते हैं। इंश्योरेंस वाले क्या करते हैं, वर्कर को, लोगों को बार बार तंग कर रहे होते हैं, सर पॉलिसी ले लें, पॉलिसी ले लें। ठीक है, इसी तरीके से जमीन.com वाले क्या करते हैं, एक बार आप उनके पास चले जाएं, वो बार बार राब्ता करते हैं, चाय पे बुलाते हैं, कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से आपको अपना एक प्लॉट सेल कर दें, ताकि जितने ज्यादा प्लॉट सेल होंगे उतनी ज्यादा उनको वो मिलेगी। तो वो 10%, 5% पर वो यूनिट दे रहे होते हैं। तो इसका ताल्लुक डायरेक्ट सेल के साथ होता है। पीस रेट का ताल्लुक प्रोडक्शन से होता है, इसका ताल्लुक सेल के साथ होता है। सर डिफरेंस बिटवीन पीस, यही तो मैं कह रहा हूँ बेटा, कि पीस रेट का ताल्लुक प्रोडक्शन से होता है, पीस रेट इज इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। पीस रेट होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में, और कमीशन होता है आपका सर्विस सेक्टर में। रियल एस्टेट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, बैंक हो गया। ठीक है, बैंक में आ सकता है कमीशन। इसके अलावा क्या नाम है आपका, जो है क्या नाम है, ऐसा कोई भी ऐसा बिजनेस जिसमें जिसमें सेल के साथ हम कनेक्ट करें, सेल के साथ हम कनेक्ट करें। ठीक है सर, कमीशन के ऊपर आते हैं। कमीशन के नुकसान क्या है, कमीशन का पहला नुकसान ये कि कमीशन वाले लोग जो है, जो जिनको जिनको कमीशन कमाना होता है, ये बार बार कस्टमर को तंग करते हैं, ये बार बार कस्टमर को तंग करते हैं, एक किस्म की मेंटल हरासमेंट करते हैं, मेंटल हरासमेंट करते हैं। इससे क्या होता है, कंपनी की रेपुटेशन खराब होती है। मे भी ये पॉइंट नहीं लिखा हो तो आप देख लिख लीजिएगा अपने पास, कि एक मेंटल हरासमेंट काज होती है। ये पेपर में इतना नहीं आता, ये कमीशन हो गया, सैलरीज हो गया, इसकी लिमिटेशन आप एक दो देख लीजिएगा, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको बस आइडिया हो। तो कमीशन का पहला क्या है, मेंटल हरासमेंट बहुत होती है, क्योंकि उनको पता है प्रोडक्ट सेल होगी तो ही मिलेगा कुछ ना कुछ। तो मेंटल हरासमेंट से क्या होता है, कस्टमर लॉन्ग टर्म बिजनेस के पास नहीं आता, एक बार तो ले लेगा प्रोडक्ट, लेकिन वो बैड माउथ प्रमोशन करेगा, सबको बोलेगा यहाँ मत जाओ। ये बार बार तंग करते हैं, टीज करते हैं, इससे बिजनेस की रेपुटेशन खराब होगी। दूसरा बड़ा नुकसान क्या है कमीशन का, मेरे पास अब्दुल्ला भी है, अंजलि भी है, अक्सा भी है, ये सारे काम करते हैं। मैंने कहा तुम तुम लोग एक एक स्टूडेंट लेकर आओ, एक एक स्टूडेंट लेकर आओ, पर स्टूडेंट मैं आपकी 20% फीस छोड़ दूंगा, या पर स्टूडेंट मैं आपको 20% दूंगा। अब क्या होगा, अब्दुल्ला ने एक स्टूडेंट को तैयार किया, उस स्टूडेंट ने अंजलि से भी कांटेक्ट किया, उस स्टूडेंट ने अक्सा से भी कांटेक्ट किया। तो बाज दफा क्या होता है, टीम वर्क नहीं होता, टीम वर्क नहीं होता है, इंडिविजुअल वर्क होता है। तो बाज दफा आपका जो टीम मेट है, आपका जो पार्टनर है, वो आपके कस्टमर को खराब करेगा। उसे पता है और लोग तो आ नहीं रहे, इस कस्टमर ने अब्दुल्ला को एक्सेस किया था, वो बाद में उससे राब्ता करेगा और बोलेगा सर आप मेरे पास आ जाएं, मैं आपको ये एडवांटेज दे दूंगा, ये बेनिफिट दूंगा। तो बजाय नया कस्टमर बुलाने के, नया इनवाइट करने के, वो अपने टीममेट के कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मतलब आपस में एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, आपस में लड़ाइयां हो जाती, जो कंस्ट्रक्टिव नहीं होती, जो बिजनेस के लिए फायदेमंद नहीं होती। आप नया कस्टमर इन्वाइट करें, दैट्स बेनिफिशियल। अक्सर ने कहा सर इसके पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं, एडवांटेजेस नहीं बेटा ऐसे नहीं आते, इसके पेपर में क्वेश्चन ऐसे आएंगे, आइडिया दे दूं आपको। आपको वो कहेगा कि एक बिजनेस है, इसका डी पार्ट में क्वेश्चन आएगा, किसमें, डी या सी में आएगा। वो बोलेगा एक बिजनेस है, फॉर सपोज एक बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, फर्नीचर का बिजनेस है, कोई 3 फाइनेंशियल रिवॉर्ड बता दें, कोई 2 फाइनेंशियल रिवॉर्ड बता दें जिससे वर्कर मोटिवेट होगा। तो आपको एक एडवांटेज एक डिसएडवांटेज पता हो बस। फॉर सपोज डी पार्ट में सवाल है, आप आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन 2 फाइनेंशियल रिवॉर्ड टू मोटिवेट फर्नीचर वर्कर्स। जो फर्नीचर मैन्युफैक्चर करते हैं, उनको मोटिवेट करने के 2 तरीके बताएं। आपने लिखा पीस रेट, आपको पीस रेट का एक एडवांटेज एक डिसएडवांटेज बताना होगा। अगर सवाल मेथड्स के ऊपर है ना, कभी भी डी पार्ट मेथड्स के ऊपर है, आइडेंटिफाई एक्सप्लेन 2 मेथड्स, 2 वेज, तो बच्चा फिर एक्सप्लेनेशन में एक एडवांटेज एक डिसएडवांटेज दे सकता है। आपने पीस रेट पे लिख दिया, पीस रेट पे सवाल बहुत आते हैं, पीस रेट पे, टाइम रेट पे बहुत आते हैं, आपको याद होने चाहिए। फिर आपने लिखा कमीशन, तो कमीशन का एक फायदा एक नुकसान बताना होगा आपको, लेकिन आपने ख्याल करना होगा कमीशन हर जगह नहीं लगता, कमीशन सर्विस में लगता है। आपने वो पॉइंट्स देने होंगे जो बिजनेस की नेचर से मैच करते हो। सर फाइनेंशियल रिवॉर्ड में फ्रिंज बेनिफिट्स इंक्लूड कर सकते हैं, जी बेटा कर सकते हैं, इस पे बड़ी बहस थी, आप इंक्लूड कर सकते हैं।
क्योंकि जो ए लेवल की बुक है ना, इसी पीटर सिम्स ने लिखी हुई है, उन्होंने फ्रिंज बेनिफिट्स को फाइनेंशियल रिवॉर्ड में इंक्लूड किया है, तो आप इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा बेटा मैं अभी क्लास एंड कर रहा हूँ, एक प्रॉफिट शेयरिंग वे गया है, वो हम कल डिस्कस कर लेंगे। क्या नाम है, मैं क्या कह रहा था, आप लोग दूसरा डिवाइस अरेंज कर लें, जिस डिवाइस पे आप क्लास ले रहे हैं वो तो ठीक है, एक दूसरा डिवाइस भी अरेंज कर लें, एक टेस्ट हो जाए, मजे वाला टेस्ट है, आप परेशान नहीं हो, फायदेमंद है, ले लें, फायदा होगा। नेट कनेक्शन आपका अच्छा होना चाहिए बेटा। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। कोई सवाल हो तो पूछ लें जब तक। थैंक यू बेटा, कोई सवाल हो तो पूछ लें। वापस क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, यही लिंक है, और अभी हो रहे हैं 10:42, आप आ जाइएगा 10 क्या नाम है 50 पे आ जाइएगा, 10:50 पे आ जाइएगा, या 10:45 पे आ जाइएगा, ठीक है, 3 मिनट दे रहा हूँ, 10:45 पे आ जाइएगा, मैं वेट कर लूंगा, टेस्ट सब आएंगे तब स्टार्ट करूंगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज। अशरफ कोई गंदा